नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्रप्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग अपने ह्यूमैनिटीज क्लास 11th का लास्ट चैप्टर पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन को एकदम मस्त तरीके से धुआं कर दिया जाएगा। कॉपी पेन निकाल करके बैठिए, नोट्स बनाते रहिएगा। ये जान जाना कि अगर पढ़ रहे हो, कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर पढ़ते वक्त जो पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं आप, अगर उसको नोट नहीं कर रहे हैं ना, तो उस पढ़ाई को ताखा पे टांग दीजिए, कोई काम का नहीं रहेगा। नोट्स जरूर बनाया करिए, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं गुरु। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, फटाफट से नोट करना स्टार्ट करिए और हेडिंग लगाइए अपने चैप्टर हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर का, पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन। अब थोड़ा सा इस चैप्टर का माहौल समझते हैं। क्या समझते हैं? माहौल की चैप्टर हमसे कहने क्या वाला है। देखो, अब अभी तक जो भी आप पूरा हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, सीन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मस्त माहौल आ गया। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन का बात करता है। अब हम मॉडर्न कंट्री का बात करें, चाइना अपने आप में मॉडर्न कंट्री, जापान मॉडर्न कंट्री। अब इन दोनों देशों का एक इतिहास है और इस चैप्टर में आपको जाना है जापान, आपको जाना है चाइना। अब दोनों देशों में जाकर के वहां का इतिहास पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें आपके चैप्टर पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन का, तो आपको दो जगह जाना है। ये देखिए है जापान, ठीक है ना, ये आपका जापान है, छोटा सा आइलैंड टाइप का है जापान, और हेद बड़का सा है आपका चाइना। यह दोनों का कहानी आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में देखना है। देखो हुआ क्या, समय आपके 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग का है, 1800 से 1900 के बीच में। 1800 वाला जो स्टार्टिंग होता है 19वीं सदी का, वो वाला माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जगह क्या है? तो जगह हमारा यही आपके जो है जापान और चाइना का कहानी होने वाला है। यहाँ पर सीन हम आपको 2 मिनट में बता दें तो देखो, कुछ ऐसा था कि ये लोग कैसे एक तरीके से इस शताब्दी के अंदर फटाक से एक तरीके का मॉडर्नाइजेशन करते हैं, मॉडर्न कंट्रीज के रूप में बढ़ते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही कहानी है। कहानी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक जापान की खुद की कहानी है, एक चाइना का खुद का कहानी है। ये दोनों को हम समझेंगे और इसके पहले हम थोड़ा सा अपने चैप्टर का माहौल समझते हैं। देखो, इस चैप्टर का अगर हम बात करें तो चैप्टर में इस 4 चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको जापान और चाइना का इतिहास बताएंगे कि जापान का चाइना का और क्या इतिहास है, ठीक है ना, जापान चाइना में क्या हुआ था, कैसे ये मॉडर्न कंट्रीज बनी, कैसे ये डेवलप हुई, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद वही जापान और चाइना के बारे में चौचक चर्चा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन। किसका मॉडर्नाइजेशन? जापान का, चाइना का आधुनिकरण। अब देखिए क्या है ना, पहले का कंडीशन था, अब मॉडर्न कंडीशन है। पहले आदमी पैदल चलता था, अब बुलेट ट्रेन चलता है। भाई कितना कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया, कितना मॉडर्नाइजेशन हो गया। इस चीज के ऊपर हम बात करें तो कैसे इन दोनों देशों में मॉडर्नाइजेशन होता है, इसके ऊपर भी हम एक झलक देखेंगे। और अंत में ताइवान और कोरिया, इसकी भी थोड़ी सी कहानी है जो हम देख करके चलेंगे। बस इतना इस चैप्टर में बात करना है, ठीक है। इतना करने के बाद चैप्टर आपके जवान पे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हमें जाना कहाँ है, तो गुरु चैप्टर में हमें 2 जगह जाना है। एक जाना है जापान, दूसरा जाना है चाइना। जापान और चाइना की पूरी कहानी है। जापान ये आपके सामने हृदय लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर मस्त आपको जापान दिख रहा है, ये हमारा बड़ा सा चाइना दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो समय कौन सी है, तो समय है 19वीं शताब्दी के शुरुआत की, ठीक है ना। 1800 से 1900 के बीच में 19वीं शताब्दी का शुरुआती का माहौल है। जगह जापान और चाइना का है। अब देखो क्या है कंडीशन, इस पे हम आते हैं ध्यान से। देखिए भाई, अब कंडीशन कुछ इस हिसाब से है कि अगर हम 19th सेंचुरी में वहां पर जाते हैं, ईस्ट में आपके चलेंगे, जापान और चाइना की तरफ जा करके देखेंगे, तो अब माहौल समझना है। देखो, चैप्टर में घुसने से पहले थोड़ा सा माहौल जानो कि है वातावरण क्या है। जैसे टाइम मशीन में बैठे निकल लिए 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हो, जगह कहाँ भैया, चाइना में लैंड करवाया है तुमको। अब माहौल देखो गुरु, माहौल क्या है उस समय का। अगर हम बात करें उस समय के माहौल के बारे में, ठीक है, देखो सबसे पहले तो मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है भैया, कैसे थे, चौचक तरीके से बदलाव हो गया, शहरीकरण टाइप का, मस्त बिल्डिंग फलाने डिकाने मॉडर्न होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर 2 कहानी चलेगी आपके जापान की और चाइना की। अब थोड़ा सा बात समझिए, अगर हम ईस्ट एशिया में जाते हैं तो हम देखेंगे कि ईस्ट एशिया पूरा का पूरा है, जो देख रहे हैं ना, ललका हिस्सा पूरा का पूरा मस्त चाइना डोमिनेट करता है।
वहां पर राजा राज किसका चलता था? तो एक डायनेस्टी थी, इसका नाम था सिंह डायनेस्टी। क्या था भैया डायनेस्टी का नाम? सिंह डायनेस्टी। जैसे आपके भारत में अलग अलग डायनेस्टीज थी, हर जगह अलग अलग डायनेस्टीज थी। हम आपको ईस्ट में लेकर के आए, देखो एकदम लार्ज एरिया जो है चाइना का है कब्जा, और चाइना में कौन कर रहा है? सिंह डायनेस्टी जो है वो चल रही है। अब थोड़ा सा माहौल देखो कि ये पूरे स्टोरी का माहौल क्या है। तो अब माहौल हम दोनों जगह का देखेंगे, जापान का भी देखेंगे, चाइना का भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि चाइना मस्त अपना एकदम क्षेत्रफल वाला देश, चौचक एकदम विशाल देश है, और हमारा बेचारा जापान का है एकदम छोटा सा आइलैंड है, टुकड़ों टुकड़ों टुकड़ों, देखो छोटे 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 पार्ट जो है वो जुड़ जुड़ करके जापान बना हुआ है ना। और ये थोड़ा सा अलग हट करके है। तो यही माहौल थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहला माहौल क्या है जापान का? तो जापान एक छोटा सा जो है आइलैंड का कंट्री है, समझे, छोटा टापू टाइप का है। आप समझिए छोटा सा आइलैंड है आपके यहाँ पर, इधर चाइना है, यहीं पर दरिए जाएंगे तो जापान में है आपका, ठीक है ना। वहां पर छोटा सा टापू है। लेकिन अगर हम चाइना का बात करें तो चाइना एक चौचक भैया कंट्री है, एकदम लंबा चौड़ा इसका जो है क्षेत्रफल टाइप में है। अब देखिए थोड़ा सा माहौल क्या है। जापान एकदम आइसोलेटेड कंट्री था। आइसोलेटेड कंट्री मतलब क्या है कि इसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। ये अपना मस्त बिंदास गुरु एक अलग कोने में पड़ा हुआ है, छोटा सा आइलैंड है, इनका जीवन व्यतीत हो रहा है। अब होगा क्या, होने क्या वाला है? समय तो 19वीं शताब्दी का शुरुआत है। अब होगा क्या जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, तो माहौल समझो। आगे चल करके देखोगे कि चाइना अपना मस्त जो बिंदास पड़ा हुआ है, चाइना को कॉलोनियल चैलेंज फेस करना होगा। चाइना को कॉलोनियल चैलेंज फेस करना होगा, कॉलोनीज बनाने वाले यहाँ पर आएंगे, बाजी बाजा देखना होगा, है ना। इतना मजबूत होते हुए भी मतलब कि इनका कंडीशन एक तरीके से तो थोड़ा सा डगमगाने वाला है। आगे चल करके इनका कंडीशन थोड़ा सा डगमगाएगा। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल खो देंगे कुछ आने वाले 10 सालों में, आने वाले दशकों में चाइना क्या करेगा, पॉलिटिकल कंडीशन खोने वाला है। ये माहौल कब का चल रहा है? स्टार्टिंग में, 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में। तो चाइना भाई देखो कहानी शुरुआत हो रही है। चाइना बेचारा दमदार, सिंह डायनेस्टी, जापान अकेला आइसोलेटेड है भाई, स्ट्रांग, फैले तो एकदम स्ट्रांग है सीन। लेकिन आने वाले दशकों में कुछ सिस्टम गड़बड़ाएगा। चाइना को कॉलोनियल एम्पायर का सामना करना पड़ेगा, कुल कब्जा करने आएंगे कि नहीं हमके दे, ऐसा वाला सीन होगा। लेकिन उसके अब ये देखो पॉलिटिकल अपना जो है भाई, जो अपना राज्य शासन है, ये सब खोने वाला है एक तरीके से आने वाले दशकों में। लेकिन इधर जापान तरक्की करेगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, इसका तरक्की होगा इसमें। मतलब ये दोनों में बदलाव देखो, स्टार्टिंग में कितना गंभीर लगाया जा रहा है। आगे बढ़ो तो ये देखो यहां पर चाइना का तो स्थिति हम समझे कि चलो भैया डगमगाएगा। लेकिन अगर हम जापान का बात करें तो जापान वहां पर सक्सेसफुल होता है भैया मॉडर्न नेशन बनाने में। जापान कामयाब हो जाता है एक मॉडर्न स्टेट बनाने में। कैसे बनेगा, क्या होगा, सब चैप्टर में देखेंगे। आगे बढ़िए तो देखेंगे कि जापान आपका इंडस्ट्रियल भाई, इंडस्ट्रियल एकदम फील्ड में इंडस्ट्रियल जोन जो है उसको डेवलप करता है। ऊपर से ऐसा ही नहीं कि अपने ही में जाकर के दूसरे का कब्जो करेगा, समझ रहे हैं ना, दूसरे का जाकर के कब्जा करेगा। जैसे कि भैया ताइवान और कोरिया, इन सब देशों का जाकर के कब्जा भी करेगा, वो उनके एरियाज को कब्जा भी करेगा। इसकी इकोनॉमी एकदम मस्त होने वाली है। कॉलोनाइजेशन में भी अपना एरिया जाकर के जो है दूसरों को कब्जा करेगा। चाइना को हराता है, रसिया को हराता है। रसिया को हराएगा 1905 में, चाइना को हराएगा 1894 में। मतलब आने वाले कुछ दशकों में जापान का एक सिस्टम देखिए और उधर चाइना का एक सिस्टम देखिए। माहौल बस आपको गुरु बताया जा रहा है कि क्या माहौल चल रहा है। आगे बढ़ो तो चाइना का क्या कंडीशन है। चाइना भी भैया सोच रहा है कि अब चाइना का तो देखो भाई कंडीशन खराब होने वाला है, तो फिर चाइना भी सोचेगा कि नहीं यार हमें तो हमारे देश को वापस से लेना है, तो वहाँ भी कुछ रेवोल्यूशन वगैरह होगा। यही सब तो चैप्टर में पढ़ना है। आगे बढ़ो तो चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी आपको देखने को मिलेगी, कम्युनिस्ट पार्टी आएगी। उसके बाद ये लोग भी सिविल वार में 1949 में आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग भी जीतेंगे, ठीक है। आगे 1970 के एंड में चाइनीज लीडर्स को भी जो है एक अंदर से भाव आएगा। जो चाइनीज के लीडर उडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, 1970 के अंत में जाते जाते उनको भी भाव आएगा, नहीं यार नेशनलिज्म वाला जो फील है, अपना देश वाला जो फील है ना। और इस तरीके के सिस्टम आएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में वो लोग चर्चा करेंगे और डेवलपमेंट का उनको महत्व आएगा कि नहीं भैया अब हमको भी ग्रो जो है करना है। एक राष्ट्र वाली बात तो हो गई, अब थोड़ा सा ग्रो भी करना है, ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो अब गुरु देखो चाइना कंडीशन बिगड़ा है ना, लेकिन जापान का कंडीशन बढ़िया हो रहा है। तो चाइना अब सोचेगा कि नहीं हमको उभरना है, एकदम कोशिश करेगा उभरने की। लेकिन
जापान का भी आगे चल करके सिस्टम देखेंगे तो भैया अब चाइना यहाँ पर उभरने का कोशिश करेगा। अब आपको तो लग रहा है यार एकदम जापान तो एकदम मस्त इंडस्ट्रियल जो है ग्रोथ करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, ताइवान कोरिया को कब्जा लिया, साथ साथ में रसिया को और चाइना को जो है हरा दिया, दूसरे एरिया पे कब्जा करने लग रहा है। तो जो है तो एकदम जब छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो गया, समझ रहे हो ना। ये तो एकदम बवाले मचा रहा है, हम लोग उसको ताकतवर समझ रहे थे, उनका कंडीशन बिगड़ रहा है। देखो माहौल इंट्रोडक्शन ऐसे ही हो रहा है। लेकिन क्या होता है, अब चाइना वाले तो सोच रहे हैं कि चलो अब डेवलप करेंगे, उनके भाई ठौत आता है। लेकिन अब छोटा पैकेट बड़ा धमाका में सच्चों में एक तो धमाका हो जाता है। और धमाका कब होता है, आगे चल करके आप देखेंगे कि जापान में भी बुरा हाल होगा। वही धमाका होता है हिरोशिमा नागासाकी वाला, आएगा बम बुड़ुम, समझ रहे हैं ना। तो वही धमाका यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो जापान हार जाएगा एंग्लो अमेरिकन से, ये भी हम लोग सीन देखेंगे। यहाँ तो भाई जापान मस्त सिस्टम से चला आ रहा है, अब आकर के हारेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और हम सब कहानी वो जानते हैं कि कैसे गिरा बम, उसके बाद क्या कंडीशन रहा, ये सब सीन आपको देखने को इस चैप्टर में मिलेगा। अब आगे भाई साहब जापान तो इतना ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कंडीशन देखो गड़बड़ा गया। तो अब जापान भी उभरने की कोशिश करेगा। तो सिस्टम समझ रहे हो ना। अभी देखो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है गुरु, चैप्टर में तो घुसेंगे ही घुसेंगे, माहौल समझे। अब जैसे कि आए सबसे पहले क्या है कि देखो ये चैप्टर है, ये है चाइना, ये है जापान। अब तुमको देखी कि क्या लग रहा है कि यार 19वीं सदी का स्टार्टिंग है, यार इतनी उड़ गई आइलैंड, इतना विशाल जो है चाइना, तो चाइना तो बरियार होगा। लेकिन सीन कैसा हुआ कि चाइना भले मस्त बरियार था, लेकिन आने वाले कुछ दशकों में इसका कंडीशन गड़बड़ाने वाला है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने वाली है। लेकिन दूसरे जगह जापान मस्त तरक्की करने वाला है, वो एकदम जा रहा है, हर जगह से डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन फिर धड़ाक से जापान भी गिर जाएगा तुरंत। हिरोशिमा वाला जो केस होगा, बम गिरेगा, उसके बाद बवाल यहाँ पर जो एंग्लो अमेरिकन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये भी सीन गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर चाइना भी उभरने का कोशिश करेगा, आपका जापान भी उभरने का कोशिश करता है। और यही उभरने का कोशिश कि कैसे ये लोग इतना बिगड़ा हुआ कंडीशन से आज के समय में एकदम तगड़ा एक भैया मॉडर्न स्टेट माना जाता है, एक स्टेट माना जाता है, वो कैसे उभर करके आता है। बस गुरु यही अगर फील समझ लिए, ये जो जर्नी है ना कि कैसे जापान सुधरेगा, कैसे चाइना उभरेगा, ये जो जर्नी है यही वो रास्ता है जिसके बारे में आप पढ़ने वाले इस चैप्टर में। यही वो रास्ते हैं मॉडर्नाइजेशन के, और चैप्टर का आपका नाम पास टू मॉडर्नाइजेशन है। ये बेसिक बातें हैं जो कि इस चैप्टर में होंगी। तो ये आप माहौल समझ गए कि अब इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके चैप्टर में। अब देखो जब चैप्टर में घुसो तो सबसे पहले जान तो लो कि जापान में क्या है। यूपी में काबा, बिहार में काबा हो गया ना। अब देख लो कि जापान में काबा और चाइना में काबा, ठीक है। तो अब देखो जापान में और चाइना का एक सिंपल और शॉर्ट सा कंपैरिजन करेंगे, और फिर मस्त जो है उभर करके इस चैप्टर में हम लोग घुसने का स्टार्ट करेंगे। अब आप एक चीज समझिए कि अगर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में सीन कैसा होने वाला है, तो देखो आप कहानी तो जान गए कि जापान और चाइना का बात होगा। अब इस चैप्टर में हम दो अलग अलग पहलुओं में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक कंपैरिजन कर लो कि जापान में काबा और चाइना में काबा। अब इन दोनों को जब कंपेयर कर लोगे तब फिर देखना जापान को एकदम अच्छे से स्टडी किया जाएगा, चाइना को एक तरीके अच्छे से स्टडी किया जाएगा, और लास्ट में ताइवान कोरिया का थोड़ा छोटा सा कहानी है उसको देखा जाएगा, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया गुरु, यही माहौल था। अब देखो मेन चीज पे आ जाओ। अब स्टार्ट करते हैं जापान। देखो जापान में क्या हाल है, जापान तुमको ले चले घुमाने के लिए। अब देखो अगर हम बात करते हैं अपने किसका, जापान का, तो आप देखिए सीन देखिए, ये आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये है आपका जापान, ये रहा पूरा चाइना, ठीक है ना। और यहां पर आप पूरा जापान का जो है सीन आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे अगर हम बात करें तो इधर जो है ये आ गया आपका जापान। ये देखिए जापान एक छोटा सा भैया आइलैंड है, ठीक है ना। अब देखो सीन को समझो। अगर हम बात करते हैं जापान का, तो जापान यहां पर 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 मेजर आइलैंड में बटा हुआ है। एक होन्सू कहते हैं, एक को कहते हैं क्यूसू, एक को कहते हैं शिकोकू, और तीसरे को कहते हैं, चौथे को कहते हैं होकाइडू। समझ रहे हो, आराम से जापानीज नाम है, तो सा अजीब लगेगा, लेकिन क्या दिक्कत है, हम लोग कुछ भी यहाँ हैंडल कर लेते हैं। तो देखो ये पूरा जापान, यहाँ पर आपको पूरा जापान सिस्टम देखने को मिल रहा है। कहाँ था गुरु, हेद्दे था, देख लो ये पूरा सिस्टम, यहाँ पर गए जापान। इसको तन्नी से जूम किए तो घुस गए आप जापान में। और जापान को सबसे पहले कहा गया है कि बांटा गया है मेन 4 आइलैंड से। कैसे बांटा गया है, एक
आपका होकाइडू है, दूसरा होन्शू है, तीसरा क्यूशू है और चौथा शिकोकू है। तो यहाँ पर आइलैंड में बांटा गया है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें तो देखो आगे चल करके ये तो हमारे भाई सिस्टम है, ये 4 के 4 आइलैंड। और अगर हम सबसे साउदर्न इलाका का बात करें, सबसे साउथ में देखा जाए तो एक ठो ओकिनावा करके जो है जगह है, ओकिनावा करके जो इसका पार्ट है वो एकदम साउदर्न मोस्ट पार्ट है किसका, जापान का। अब ये भी क्या है, साउदर्न मोस्ट पार्ट। तो हम जापान के बारे में सबसे पहली चीज क्या देखें, ये 4 आइलैंडों में बटा हुआ है। कौन सा, होन्शू, क्यूशू, शिकोकू, होकाइडू। और लास्ट में जो ओकिनावा है ये इसका सबसे दक्षिणी भाग है, यानी सबसे साउथ वाला साउदर्न भाग है। अब भैया यहाँ का जो 50% से भी जो ज़्यादा ज़मीन है, 50% से भी जो ज़्यादा लैंड है ना, वो क्या है, माउंटेनियस है, यानी कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ वहाड़ वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़े तो ये यहाँ पर जो सीन है वो बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक जोन है। क्या है यहाँ पर भैया, भूकंप एकदम आता रहता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अर्थक्वेक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप सीन देख रहे हैं, लाल 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 एकदम, है ना। तो अर्थक्वेक जोन है। तो अब जापान के बारे में कोई बोले का भैया ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसके बाद जो आपका जो है ओकिनावा है वो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है। यहाँ पर भूकंप का तीव्रता बहुत ज़्यादा कंडीशन बना रहता है, कब वो आ जाएगा धुड़ुक से गिर जाओगे। आगे बढ़ो तो अब थोड़ा सा यहाँ पॉपुलेशन के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर बेसिकली सबसे मेजोरिटी में तो जापानीज लोग रहते हैं और थोड़ी सी माइनॉरिटीज जो है, माइनॉरिटी ग्रुप भी हैं। एक तो ग्रुप का नाम है आइनू और दूसरा का नाम है कोरियंस। कोरियंस यहाँ पर तब आए जब ये कॉलोनीज बना ली थी। अभी देखो यहाँ पर पता है ना कि ताइवान और कोरिया को जापान कब्जियाएगा, और जब कब्जियाएगा यानी कि कोरिया किसका कॉलोनीज बन गया, जापान का। तो वहाँ से लोग को ज़बरदस्ती यहाँ बुला लिया जाता है। तो थोड़ी सी जो पॉपुलेशन है वो कोरियंस की भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखो यार, बिहार में हो तो बाटी चोखा फेमस है। हम लोग दाल भात खाते हैं, है ना, दाल भात खाओगे, चोखा खाओगे, भुजिया मिल गया। तो एक बेसिक जो हम बात करते हैं यूपी बिहार का खाना ये है। साउथ में गए इडली डोसा सांभर, ठीक है। मतलब जगह जगह का भाई फेमस खाना है। तो अब जापान का क्या फेमस खाना है उस पर सबसे पहले आ जाओ। यहाँ पर फेमस का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा मतलब अधिकतम खाया जाने वाला, ठीक है। अब जैसे यूपी बिहार में यार मस्त दाल चावल चोखा खा लो, एकदम जीवन एकदम मस्त हो जाता है। बाटी चोखा बन गया, रोटी सब्जी बन गया, रोटी भुजिया बन गया, ये ना। कौनो दिन कोनो पर्व है तो तनी पूड़ी सब्जी खीर मिल जाता है, यह ना सिस्टम चलता है। अथा तुम लोग पनीर वाले हो गए भैया, है ना। अब देखो तो यहाँ पर चावल का बात कर लो, मछली का बात कर लो, और सशिमी सुशी जो है, ये जो मछली बन जाता है, देख रहे हो ना भाई, मछली है, इसको काट के तनिक एकदम मस्त डिजाइन में बना दिया गया है और इसको सशिमी सुशी जो है कहा जाता है, ठीक है। मछली है, हम लोग तो मछली भात कहते हैं, जो खाता होगा। आगे तो यहाँ पर खाना बेसिकली ये है। थोड़ा सा फूड के बारे में, फूड में देखो भाई राइस है, रॉ फिश है, जिसको अपना है सशिमी सुशी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली एक सीन किसका है, आपके जापान का है, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछे जापान के बारे में बताओ, चट से गिनवाना कि 4 भागों में बटा है भैया। सबसे लास्ट में ओकिनावा जो है साउदर्न मोस्ट पार्ट है। पॉपुलेशन में इसके आइनू, जापानीज और कोरियंस हैं। क्यों कोरियंस हैं, क्योंकि वहां से भैया आए थे जब कॉलोनीज में था। अब अगली चीज इसका फूड के बारे में, तो फूड तो देख ही लियो, चावल है, मछली है और सशिमी सुशी है। क्या है, सशिमी सुशी है। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं चाइना की तरफ, थोड़ा सा चाइना को भी देख लेते हैं कि चाइना का क्या सीन है। तो देखो यार, चाइना ये हमारा चाइना भी सबसे ज्यादा माउंटेनियस टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो अब लार्ज कंटिनेंटल कंट्री है, हमको पता है भैया, बहुत एकदम बड़ा सा कंट्री है, देखने ही में लग रहा है, मैप में ही देख रहे हैं हम लोग। अब इसका सबसे ज्यादा जो भाग है वो पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना। मतलब पहाड़ी वाला इलाका यहाँ पर सबसे ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, पहाड़ी इलाका है। बहुत सारे क्लाइमेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, क्लाइमेटिक जोन यहाँ पर अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3 नदियाँ हैं जो कि आपको देखनी है। कितनी नदियाँ, 3 नदियों का ध्यान आप नाम जो है अपने ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली नदी है जो है येलो रिवर। देखो ये चाइना का बेसिक मैप है, इधर से आप समझिए, ये चाइना, ये आप सीन देख रहे हैं ना चाइना का। अब इसमें देखिए, जब चाइना में हम ऐसे तो भैया पूरा पहाड़ी इलाका है। अब यहाँ पर 3 मेन नदियाँ जो हैं, सबसे पहले देखो ये है येलो रिवर, है ना। कौन सी रिवर, येलो रिवर। दूसरी है ये यांगस्टे रिवर, और तीसरी है यहाँ पर पिपर रिवर जो है। यहाँ पर 3 नदियाँ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ो तो यहाँ का भी भैया जो ग्रुप वगैरह है, कौन कौन कम्युनिटी रहती है,
एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो हैन, हुई, मंचू, उलगुर, तिब्बतन जो है ये सब वहाँ के एथनिक ग्रुप्स हैं। जैसे हम लोग के यहाँ अलग अलग ग्रुप रहता है ना, कहेंगे कि भैया हम बिहारी हैं, हम बनारसी हैं, हम इलाहाबादी हैं, ठीक है, हम पटनाई हैं, मतलब अलग अलग जगह से, हम पटना से हैं, हम बिहारी हैं, साउथ से हैं, बम्बई से हैं, ठीक है, अलग अलग जैसे भाव है वैसे भी यहाँ पर अलग अलग जैसे एथनिक ग्रुप्स हैं, अपना अलग अलग समाज के लोग हैं जिनको हैन, हुई, मैंचो, उलगुर, तिब्बतन जो है आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लैंग्वेज का हम बात करें तो मेन लैंग्वेज चाइनीज़ है, बाकी संघाइनीज और कैंटोनीज भी जो है वहाँ पर चिंग पांग पुंग वाला जो भाषा है वो भी बोला जाता है, जिसको आप लोग ऐसे सुनते हैं। अब खाने में बात करो तो चाइना के साउथ में, भारत के साउथ में जैसे इडली डोसा, चाइना के साउथ में क्या है, डिमसुम फेमस है। क्या फेमस है भैया, डिमसुम। हाई देखो ये मोमो जैसा लग रहा है, हम लोग तो इसको पता नहीं, जो टेस्ट करेगा मोमो जैसा लग रहा है ना भैया, हम लोग देहाती आदमी क्या जानेंगे डिमसुम उमसुम को, ठीक है, डिमसुम इसको कहते हैं, समझे। आगे बात करें तो नॉर्थ में जाओ तो नॉर्थ में गेहूँ मिलता है, गेहूँ एकदम पीस के आटा उल्टा सारा सिस्टम जो है आप लोग देखते हैं। सिजेचुआन में जाएं तो वहाँ पर मसाला और मरचा दबा के मिलेगा। मरचा लाए थे पोर्तुगीज लोग और मसाला लाए थे बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि कौन मरचा लाया कौन मसाला लाया। आगे बात करें तो ईस्टर्न चाइना में, अगर चाइना के ईस्ट वाले भाग में देखा जाए तो वहाँ पर चावल और रोटी बहुत ही प्रसिद्ध टाइप है। प्रसिद्ध कहने का मतलब देखो आमतौर पर खाया जाने वाला। अब जैसे हम लोग हैं भाई, अब जो भी ऐसे खाना है तुम पता नहीं क्या क्या खाओ, अलग अलग चीज़ मिलता है उसको खा लो, लेकिन बेसिकली जिंदा आदमी चावल है दाल पर रहते हैं ना, चावल दाल भुजिया रोटी भुजिया, यही वाला भाव है कि यहाँ पर ये सब बेसिक जो है फूड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये छोटा सा कंपैरिजन जापान में और चाइना में आप ध्यान रखेंगे या अपने जबान पे। तो अभी वीडियो को पॉज करो, अभी यही काम करना, वीडियो को पॉज करो, जितना चीज़ बताए हैं ना अपने से चट 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 बोल दो थोड़ा सा, ठीक है। जापान गिनना क्या है, जापान का अपने हाथ पे, चाइना का अपने हाथ पे, यही तो करना है। और हम साइड हो जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लो फटाक से, है ना, नोट कर लो, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र, इसको मिटाओ, फिर अपने जो है चैप्टर में एकदम स्पीड बढ़ाते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ों को देखनी है। ये बेसिक बात है। नोट्स फिर से हम बोल रहे हैं यार, नोट्स जरूर बनाना, लिखते हुए चलना, पॉज करो, लिखो और एक बार बोल दो जापान और चाइना में, चट से अंगुरिये पे बोल दो चिल्ला के कि क्या फ़र्क है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को ना हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले हम अब जानते हैं जापान की पूरी कहानी और फिर जानेंगे पूरी की पूरी चाइना की कहानी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जापान से, ठीक है ना। अकुलाना नहीं है आपको, घबराना नहीं है, एकदम आराम से पहले जापान को पढ़ लीजिए, फिर जापान पूरा देखने के बाद फिर हम लोग चाइना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन तो जान के चाइना और जापान में क्या अंतर है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जापान पे आइए। अब जापान को ना हम अलग अलग काफ़ी मतलब अलग अलग पहलुओं से जो है समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जापान को और चाइना को मतलब उसके अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जगहों से जानने का कोशिश पूरा किया जाएगा। अब जैसे हम यहाँ का बात करते हैं तो सबसे पहले इस जापान के पॉलिटिकल सिस्टम पे हम नज़र डालते हैं। तो देखो यार, जापान में ना पहले राजा लोग का राज्य शासन चलता था, फिर आकर के जो एक कम्युनिटी थी जो शोगुन्स हुआ करते थे, शोगुन्स पावर में आए, ये लोग राज करना स्टार्ट कर दिए। अब ये लोग जो थे, अब आगे चल करके जो सीन आपको देखने को मिलेगा, अगर हम बात करते हैं 1603 से लेकर के 1867 तक, फिर यहाँ पर एक टोकुगावा फैमिली थी, ये लोग जो है यहाँ पर पावर में आ गए, ये लोग जो है शोगुन्स की गद्दी अपना वही संभाल रहे थे। अब इन्होंने पूरे जापान को 250 डोमेन्स में बांट दिया। ये जो जापान देख रहे हैं ना, इस पूरे जापान को कितने क्षेत्रों में बांट दिया, 250 क्षेत्रों में पूरे के पूरे जापान को बांट दिया। अब जापान को बांटने के बाद ये लोग क्या किए, वो जो अलग अलग क्षेत्र था वहाँ पर जो लॉर्ड्स थे, उन लॉर्ड्स का रूल वगैरह चलता था, दे दिया गया कि नहीं भाई अपना ये सब संभालिए, और इनको एक नाम दिया गया, वो नाम आपका जो है यहाँ पर जो आप दैम्यो के नाम से जो है जाना जाता है, दैम्यो करके ये जो नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम आगे इसका बात करते हैं। तो शोगुन्स का, ये जो शोगुन्स है ना, जो वहाँ राजा हैं राज कर रहे हैं, उनका हर एक हिस्सों पे कंट्रोल हुआ करता था, उनका शहरों पर, वहाँ की माइंस पर भी जो है कंट्रोल हुआ करता था। ये जो शोगुन्स थे, उनको शोगुन्स ने, ये जो लॉर्ड्स हैं भाई देखो, ये पूरा तो राज चल रहा है किसका, पूरे जापान पे राज किसका चल रहा है,
शोगुन्स का चल रहा है, पूरे जापान पे शोगुन्स का राज चल रहा है, लेकिन अलग अलग जगह जो है 250 भागों में बटा है, वहां पर लॉर्ड्स का काम चल रहा है। आगे चलो तो लॉर्ड्स को ऑर्डर दिया गया था कि तुम चुप मार करके राजधानी में रहो, जिसको एडो कहा जाता है, आज के समय मॉडर्न टोक्यो जो आप कहते हैं वो हुआ करता था, ठीक है ना। तो उनको बोला गया कि नहीं भाई आप कहाँ रहिए, बिंदास तरीके से अपना यहाँ पर एडो कैपिटल में आप रहा करिए, इनको ऑर्डर दिया गया था। आगे चल करके देखेंगे तो शोगुन्स डैम्यो के बाद एक और क्लास देखने को मिलेगा, वो है समुराय। समुराय बेसिकली देखो, राजा के पास, सारे राजाओं के पास एक सिस्टम होता है, एक कम्युनिटी होता है जो कि उनके अंगरक्षक टाइप होते हैं, जो बाजी बाजा करते हैं, लड़ाई वगैरह करते हैं, ठीक है ना। जैसे बाहुबली में आपके कटप्पा थे, तो सेम यहाँ के कटप्पा कौन है, समुराय हैं। ये लोग वैरियर क्लास थे, शोगुन्स और लॉर्ड्स को ये लोग सेवा किया करते थे, ठीक है ना। शोगुन्स और लॉर्ड्स को ये लोग सर्व किया करते थे, बेसिक माहौल है। तो सिस्टम देखो कैसा है, नंबर 1 पे कौन है, राजा, जो कि शोगुन्स का सिस्टम चल रहा है। राजा ने 250 क्षेत्रों में जापान को बांट दिया। हर क्षेत्रों पे कौन सिस्टम देख रहा है, बड़े बड़े जो जमींदार थे, जो लॉर्ड्स थे, वो थे डैम्यो। अब इन दोनों लोगों को सेना अपने छल कपट बरियार बल से कौन, समुराय मदद कर रहे हैं, और फिर नॉर्मल हमारी जो जनता, आम जनता, ठीक है ना। अब जापान के डेवलपमेंट के लिए तो कोई बेसिक तरीका, बेसिक माहौल है। अब जापान को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले तो 3 ठो बात यहाँ पर रखा गया, ताकि भाई 3 चेंजेस लाए गए, ताकि जापान का भविष्य जो है ब्राइट हो, डेवलपमेंट हो। तो सबसे पहला जो बात यहाँ पर रखा गया, जो बदलाव लाए गए, सबसे पहला बदलाव क्या था कि कोई भी आम आदमी के पास हथियार वगैरह नहीं रहेगा। कोई आम आदमी को हक नहीं है कि वो हथियार रखे। खाली शस्त्र किसके पास रहेंगे, तो शस्त्र खाली समुराय रख सकता है, यानी कि जो तलवार है, जो हथियार है, वो खाली समुराय रखेंगे और किसी भी आम आदमी को शस्त्र नहीं रखना। ये सबसे पहला बदलाव था। दूसरे बदलाव पे बढ़े तो दैम्यो जो थे, जो लॉर्ड्स थे, जो 250 क्षेत्रों में जो बांटा गया था, जो लॉर्ड्स थे, उनको वहाँ के कैपिटल्स में रहने का जो है बोला गया था, ऑर्डर दिया गया था, और वो अपना भाई क्षेत्र, मतलब ना राजपाट अपना चला रहे हैं, वैसा माहौल मजा ले रहे हैं 250 क्षेत्रों का, ठीक है ना। अलग अलग जगहों पे बांटा गया था। जमीन का भाई सर्वे वगैरह किया गया, ठीक है, जिससे क्या होता था कि ऑनर्स को, जो टैक्स पेयर्स हैं, कौन कौन भाई दे रहा है, टैक्स दे रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा जमीन पे जो है उगाव हो रहा है, ये सब चीज को एक तरीके से भाई हमको पता तो चले ना, क्या जमीन कौन मालिक है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसके लिए सर्वे करना जरूरी है। तो अब 3 बदलाव किए गए। सबसे पहला क्या कि आपके भैया खाली समुराय हथियार रखेंगे और कोई नहीं रखेगा। दूसरा का बदलाव किया गया कि जो डैम्यो हैं, जो लॉर्ड्स हैं, उनको बोला गया आप चुप मारे कैपिटल में पड़े रहिए। तीसरा क्या किया गया कि जमीन का भैया सर्वे किया गया, लैंड सर्विस को स्टार्ट किया गया, जिससे क्या सिस्टम होने लगा, आइडेंटिफाइड ऑनर्स, टैक्स पेयर्स, ये सब सारी चीजें पता चले। अब देखो यार, सिस्टम बदल रहा था, क्या हो रहा है, सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। अब आप देखेंगे कि ये सारे सिस्टम भाई डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट की वजह से ओसाका और क्योटो जैसे जगहों में पॉपुलेशन जो है बढ़ने लगा, ठीक है ना। ओसाका और क्योटो, आप देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जापान, यहाँ पर टोक्यो जो इलाका है, और यहाँ पर देखिए ये ओसाका है और ये क्योटो है। यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके अलावा 6 और जगह थे जिसकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा होने लगी। बेसिकली देखो, सिस्टम हर जगह कहता है डेवलपमेंट होता था, पॉपुलेशन बढ़ता था, डिमांड बढ़ता था, ये सारा सीन हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, कमर्शियल इकोनॉमी बढ़ रही है। कमर्शियल इकोनॉमी माने जो ट्रेड होता है ना, बिजनेस होता है ना, ये सारा चीज बढ़ रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना, वो अच्छा होते जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। और जैसे ही बिजनेस में क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है, बिजनेस को में काफ़ी लोग कूदना पसंद करते हैं और बढ़ने लगता है सिस्टम। क्रेडिट माने ला भैया हमको 10,000 का दे तो हम 10,000 बाद में तुमको दे देंगे, यही लोन वाला उधार वाला सिस्टम जो आपको देखने को मिलता है। तो ये सबसे क्या हुआ कि इकोनॉमी बढ़ रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, पॉपुलेशन वगैरह बढ़ रही थी, लोगों के अंदर भी कुछ बदलाव आ रहे थे। जो आम जनता है ना, आम जनता के मेरिट पे ज्यादा फोकस किया जाता था। मतलब स्टेटस, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम क्या हैं, स्टेटस नहीं मायने रखता। हमको जज करने को देखो, हम लोग क्या होता है कि कौन अमीर हूँ सुन, अरे पैसा वाला है भैया, इनको जज करो, सलामी दो, ऐसा भाव आता है। लेकिन वहां पर और दूसरा नजरिया क्या था, वहां पर पढ़े लिखे, मतलब भाई मेरिट क्या है,
आपका मतलब कितना पानी में है आप, क्या है सिस्टम। तो लोगों को उस नज़रिए से उसी समय में देखा जा रहा है, ये सब पकड़ो, इसीलिए भाई तरक्की है, समझ रहे हो ना। तो आदमी का मेरिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था उसके स्टेटस से, लेकिन औरों जगह क्या सीन देखने को मिला, ये सब हम लोग इतिहास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वहाँ पर आदमी के मेरिट को ज़्यादा इज्जत दी गई उसके स्टेटस से ज़्यादा। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, लोगों का बात करें तो लोगों को रीडिंग पसंद आने लगी थी। अब जब रीडिंग पसंद आने लगी थी तो जो राइटिंग करेंगे, जो लिखेंगे, वो भाई पैसा भी कमाने लगे। अरे यार, तुमको कहानी सुनने में मजा आता है, तुमको कहानी पढ़ने में मजा आता है, हम लगे कहानी लिखने, हम अपनी कहानी तुमको 2 रुपये में बेचने लगे, तुम खरीद रहे हो, सुन रहे हो, मजा ले रहे हो, तो फायदा तो हुआ ना। तो रीडिंग इंट्रोड्यूस हुई, राइटिंग वालों को भाई अर्निंग होने लगा। अगली चीजें भी देखो, थिएटर, आर्ट्स, ये सब को इंपॉर्टेंस मिलने लगा। तो यहाँ का माहौल हम समझ रहे हैं, जापान का माहौल हम समझ रहे हैं, ये सारा सिस्टम जो है अपना बिंदास तरीके से चल रहा है। और अगर हम बात करें जापान में सामान का, व्यापार का, तो देखो जापान लग्जरी गुड्स जो थे ना वो बाहर से इंपोर्ट करता था। जैसे कि बेसिकली चाइना से सिल्क इंपोर्ट करता था और इंडिया से टेक्सटाइल्स वगैरह इंपोर्ट करता था। यहाँ पर आपका जापान, ये देखो, चाइना से ले जा रहा है सिल्क, इंडिया से ले जा रहा है टेक्सटाइल्स वगैरह, ये जो इंपोर्ट किया करता था। अब दिक्कत यहाँ पर क्या आई कि सिल्क जो है चाइना से इंपोर्ट होता था, टेक्सटाइल्स इंडिया से इंपोर्ट होता था। अब भैया हम तो सिल्क मंगा रहे हैं, लेकिन बदले में उनको सोना और चांदी देना पड़ता था। भाई साहब, बाहर का सामान तो आ जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जापान का जो सोना चांदी है ना वो तो खत्म हो रहा है ना। देखो, उसी समय ये लोग बात पकड़ लिए कि हम भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो सोना चांदी है वो बाहर जा रहा है। इस बात को देखा गया। तो अब क्या प्रॉब्लम आई कि इंपोर्ट तो हम कर रहे हैं, बदले में सोना चांदी दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि गोल्ड और सिल्वर बाहर जाएंगी तो इकोनॉमिक पे बर्डन आने लगा। तो वहाँ के जो टोकुगावा फैमिली है, जो राज का पदवी जो संभाली हुई है, टोकुगावा फैमिली, यहाँ पर देखिए, जो कि ये शोगुन्स का जो है सीट संभाले हुए थे। अब इन्होंने, जो टोकुगावा फैमिली है, जो राजा है एक तरीके से, इन्होंने भैया एक्सपोर्टेशन पे, किसके एक्सपोर्टेशन पे, ये जो यहाँ से जो माल जा रहा है, सोना चांदी जो जा रहा है, जिसके बदले वहाँ से सामान आ रहा है, इस पर बैन लगा दिया। ये बोले कि नहीं यार, हम कहाँ अपना सोना चांदी दें, हम अपना सोना चांदी नहीं देंगे। तब सिस्टम कैसे होगा, तब कैसे टेक्सटाइल्स आएगा, तब कैसे सिल्क आएगा। तो खुद उपजाओ अपने यहाँ, तो खुद उपजाओ। अरे बाहर से दाल चीनी नहीं खरीदना चाहते तो अपने घर में दाल चीनी जो है पैदा करो। ये सिस्टम जो है वहाँ पर फॉलो करना स्टार्ट हुआ। तो लोग देखे कि यार हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भैया वहाँ सामान मंगा रहे हैं, यहाँ से गोल्ड सिल्वर चला जा रहा है। तो जो वहाँ के राजा हैं वो बोले कि ना मुन्ना ना, ये चीज़ तो नहीं होगा, इससे तो देख रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ जाएगा आने वाले समय में। तो इस पर बैन लगाया गया। अब बैन लगाने के बाद तो क्या हो गया कि इन्होंने सिल्क इंडस्ट्री अपने यहाँ ही क्योटो में ही जो है, ये जो क्योटो देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए जापान में क्योटो है, क्योटो में ही सिल्क इंडस्ट्री को डेवलप करने का फैसला लिया गया। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो निशिजन है, यहाँ की सिल्क आज के डेट में आगे चल करके बहुत ज़्यादा फेमस हुई। पूरे वर्ल्ड में माना जाने लगा कि निशिजन का भैया सिल्क है, तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो देखो ये क्या किए, बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अंदर से सोना चांदी भेज रहे थे, तो इसको खत्म कर दिए। बोले कि नहीं, हम यहीं पर सामान पैदा करेंगे। और ये सब कहानी उसी समय की चल रही है, समझ रहे हो ना, उसी समय की चल रही है। अभी यहाँ तो सिस्टम में गड़बड़ है। आगे देखो, तो ये सब बेसिक कहानी अपना बिंदास तरीके से चल रहा था जापान में, ये माहौल जो है चल रहा था। अब देखो एकाएक क्या होता है, ये थोड़ा सा, अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लो पहले, पॉज करके, समझ रहे हो ना, इसको पहले पॉज करके थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से फटाक से नोट करिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सा पॉलिटिकल सिस्टम, माहौल क्या है वहाँ का, इस पर हम अभी चर्चा किए हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा सीन जो है नोट कर लिया ना। आगे सीन समझिए क्या होता है। आगे सीन ये होता है कि अब आ गया है 1853। बात को हम एकदम ध्यान देंगे कि क्या हम कहने वाले हैं, सीन को एकदम आराम से समझेंगे, कहानी को बहुत ही बेसिक तरीका से। देखिए सीन क्या है, ये तो हम बात कर लिया यार बेसिक कहानी का, है ना, क्या है। अब देखो एक सिस्टम समझो, मैप आपके बगल में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो कहानी क्या है। 1853 में, कब, 1853 में जो यूएसए वाले हैं उन्होंने एक जनाब को भेजा, कहां पर, जापान में। कहां पर भेजा, जापान में भेजा। काहे लिए भेजा, उनको जापान से एक ट्रीटी साइन करनी थी। किस लिए ट्रीटी साइन करनी थी, देखो कौन भेजा, यूएसए से एक जनाब आए। इन जनाब का नाम है मैथ्यू पेरी।
क्या नाम है इनका जनाब का, मैथ्यू पेरी। कहाँ से आए, यूएसए से आए। और काहे लिए आए, कहाँ पर आए, जापान में आए। काहे लिए आए, तो ट्रीटी साइन करवाना चाहते थे। किस बात के लिए भाई, ये चाहते थे कि हम लोग ट्रेड करने का एक उच्चतम रास्ता खोल दें, और दूसरा इनका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये भाई बनने लगे, खुल जाए ये सारा चीज, ठीक है ना। तो इसके लिए ये भाई साहब आए ट्रीटी साइन करवाने के लिए। इसके पीछे एक कहानी भी थी। क्या था कि यूएसए को, यहां पर आपका यूएसए मान लीजिए, यहां पर आपका चाइना मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखो पहली बात तो यह है कि ये इकोनॉमिक कंडीशन में इतना ग्रोथ हो रहा था, जापान एक बाजार, एक जो मार्केट के रूप में देखने को मिल रही थी ग्रोथ, वहां पर सिस्टम मतलब नजर में आ रहा था, आंख पे लग रहा था, नजर में आ रहा था। ये सारे सीन आपको देखने को मिलता है। तो यूएसए जो है सामान इंपोर्ट करता था, कहां पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होता था चाइना वगैरह से। सीन क्या होता था कि बीच के ही रास्ते में, ये पूरा जो ओशियन आप देख रहे हैं, ये पूरा ओशियन जो है भाई पैसिफिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। अब ये बीच के रास्ते में यहीं आपका जापान पड़ गया, ठीक है। और कहानी क्या होती थी कि उस समय जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था वो जहाजों से होता था, पानी वाले जहाजों से होता था। तो सीन यहां पर ये थोड़ा सा मैटर फंस गया था कि यूएसए भैया ये लोग जाते थे अपना चाइना से अपना जो है बिजनेस करने। एक तो जापान बीच में मस्त मार्केट के रूप में आ रहा है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि यूएसए से जो जहाज कहां जा रही हैं, पैसिफिक ओशन से होते हुए चाइना जा रही हैं। तो इस जहाजिया में तेल भरने के लिए एक ठो जगह जा रहा था आपके पैसिफिक ओशन में। उस समय ये लोग जापान से जुड़ना चाहते थे ताकि वो भाई सिस्टम उस्टम ला जाए, ट्रेड वगैरह होने लगे, ठीक है ना। और उस समय होलैंड जो था उसका थोड़ा सा बिजनेस वगैरह जापान से आपका चलता था, एकमात्र देश, चलो ना, ठीक है ना। तो सीन क्या था कि यूएसए की जो जहाजें हैं, इन जहाजों के रिफ्यूलिंग के लिए पैसिफिक ओशन में यूएसए को एक जगह भी चाहिए था ताकि वहां पर तेल वोल भरवाया जा सके। और दूसरी चीज के बिजनेस के बीच में देखो यहाँ पर ये चाइना है, और इधर ही अगर हल्का सा घूम जाओ तो इधर ही यूएसए भी पड़ जाएगा। तो वहां से इन लोगों को ये, चलो रुको एक मिनट, उसमें होगा अभी, कहाँ है, एक मिनट हम दिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये जो जापान है ना, इसके इधर ही आपका यूएसए पड़ेगा। तो ये रास्ता में जब चाइना जाने के लिए ना, ये एक वे में आ जाता था, ठीक है ना। यहाँ पर जब ये रास्ते में आ जाता था तो इन लोगों को भाई जहाज के लिए भी जरूरत पड़ती थी भाई, तेल वोल भरवाने के लिए। आप देख रहे हैं ना, इधर आपका जापान हो जाएगा, इधर से रास्ते में ये चीज पड़ती थी। पैसिफिक ओशन में इन लोगों को ये चीज चाहिए भी था, ठीक है। तो उसके लिए ये लोग यहाँ पर आए और इनसे बोले कि भैया हमसे ट्रीटी साइन कर लो, ट्रेड के लिए और रिलेशन के लिए। तो अब सीन यहाँ पर आ जाइए कि 1853 में यूएसए से एक मैथ्यू पेरी नामक जापान आए। उन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट से कि हमसे एक ट्रीटी साइन कर लीजिए ताकि हमें परमिशन मिल जाए ट्रेड करने के लिए, और हमारे लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन के रास्ते वगैरह भैया खुल जाए। और ये चीज़ें अगले साल हो जाती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें अगले साल हो जाती हैं। और इस चीज़ की वजह से जापान के पॉलिटिक्स पे काफ़ी इफेक्ट आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बेसिक माहौल आप समझ गए ना, यूएसए से पेरी साहब आए भैया, ठीक है, ट्रेड के लिए बात रखे। तो इसको फटाफट से नोट करो, ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो। आगे बढ़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़े और क्या क्या चीज़ें हैं जापान के बारे में, और भी अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा। तो अब जो पेरी साहब आए, अब इनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सिस्टम होता है, इस पर थोड़ा सा हम चट से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखो यार कि अब ये जो सीन हो गया ना, अब एम्परर वापस से री इमर्स्ड हो गया, एक इंपॉर्टेंट फिगर में आ गया, ठीक है ना, एक मतलब इंपॉर्टेंट फिगर टाइप का आ गया। मतलब समझ लो कि महत्व एक तरीके से इनका वापस आ जाता है, महत्व में आ जाते हैं। शोगुन जो लोग थे उनको क्या किया गया, एक मूवमेंट के द्वारा रिमूव कर दिया गया। एम्परर को ईडो लाया गया 1868 में। ईडो एक जगह है जिसमें आगे चल करके टोक्यो बन जाता है, ठीक है ना। ईडो को क्या किया गया, कैपिटल बना दिया गया और रीनेम करके टोक्यो कर दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जापान में ये टोक्यो आपको देखने को मिल जाता है। आगे लोगों को ये चिंता हो गई थी, गुरु देखो ध्यान से, अब लोगों को इतना पता चल गया कि इकुल आए अंदर, एंट्री लिए, इकुल हर जगह जो है ऐसा ही ट्रेड के बहाने घुसे हैं, तो यहाँ भी कांड कर देंगे, यहाँ भी कॉलोनी बना लेंगे। तो इसका थोड़ा सा डर जो है रियलिटी में आ गया था लोगों के अंदर। मतलब एक अवेयर हो गए, मतलब अचेत हो गए, जान जाओ कि अब हो सकता है ऐसा होगा, जापान के साथ भी ऐसा हो जाए। तो ये सिर्फ उनके दिमाग में आ गया और वो चट से ये सब चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा बदलाव करेंगे। देखो चाइना का न्यूज, जो हारे थे वो लोग ब्रिटिश से, ठीक है ना। इसके बाद
आपके इंडिया का भी मतलब ये मतलब अलग अलग जगह का जो न्यूज़ था, ठीक है ना, कि यहाँ पर ये लोग जाकर के कॉलोनीज बनाते हैं, इसका न्यूज़ भी फैला हुआ था। अब अलग अलग प्लेस में इस चीज़ को दिखाया जाता था और जापान के लोगों में एक रियलिटी का फियर आ गया था कि हो सकता है कि जापान को भी कॉलोनीज बना दिया जाए। तो इससे तो बचना पड़ेगा ना, है भाई, जापान को कॉलोनी बनने से तो बचना पड़ेगा ना। अब इस चीज़ से बचने के लिए काफ़ी कुछ सिस्टम किया जाएगा, आगे चल करके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या था कि अब बाहर से बाहरी लोग जापान में आना चाह रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कहना चाहते थे कि यार बाहर वाले को अंदर आने दो ना, क्या दिक्कत है, अंदर आए, लिमिटेड मतलब लिमिटेड पावर उनको रहे, धीरे धीरे आए, इससे क्या होगा कि हमके बाहर का जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमको सीखने में मदद मिलेगा। कुछ लोग का ये भी कहना था, ठीक है ना, कि ग्रेजुअल लिमिटेड एंट्री दो भैया बाहर के लोगों को, ताकि वो आए और हमें भाई नया टेक्नोलॉजी उनका सीखने का मौका मिले। ये सब चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की, एक स्लोगन के साथ। उनका स्लोगन था फोकोकू क्यों है। क्या चीज? फोकोकू क्यों है। इसका मतलब था कि अमीर राष्ट्र और ताकतवर जो है सेना, इस हिसाब से रहना चाहिए। उन्होंने एक स्लोगन दिया फुकोकू क्यों है। ये सब माहौल को देखते वक्त उन्हें लगा कि नहीं भाई अब बदलाव चाहिए, अब एक नया पॉलिसी चाहिए, जापान को एक मतलब एक नया तरीके से ढालना है। तो वहीं स्लोगन निकला कि रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, की पैसे में सबसे अमीर बनो और आर्मी से सबसे ताकतवर बनो। और गुरु जानते ही हो, कहीं भी कब्जा करना होता है ना, बल रुपया बहुत ज़्यादा जरूरी है, पैसा और पावर का ही सब खेल होता है। तो रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी वाला जो यहाँ पर सीन देखने को मिला। और जापान अब कहीं ना कहीं हकीकत में उसको रियलाइज हो गया था कि इकोनॉमी हमें डेवलप करनी है, आर्मी को स्ट्रांग करना है, और अगर हम पैसा से मजबूत नहीं होंगे और अगर हम आर्मी से मजबूत नहीं होंगे तो भाई हम लोग भी जो है दबा दिए जा सकते हैं, हम लोग पे भी जो है कब्जा हो सकता है। ये वाला सीन जो है जापान समझ गया। ये अब इस सब को मद्देनजर रखते हुए वहां पर एक सिस्टम बैठाया गया, एम्परर सिस्टम। एम्परर सिस्टम में क्या था, एक आपका राजा, उसके नीचे कुछ ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, और फिर आएगी मिलिट्री। इस हिसाब से सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया। देखो बदलाव हो रहे हैं, क्यों बदलाव हो रहे हैं? क्योंकि ये लोग अवेयर हैं, दुनिया को देख करके अवेयर हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, तो इसीलिए ये लोग पहले अवेयर हो गए। अब देखो जितने ऑफिशियल्स थे, उन ऑफिशियल्स को यूरोप भेजा जाता था, क्या करने के लिए? यूरोपियन मोनार्क्स को पढ़ने के लिए, वहाँ के कल्चर को देखने के लिए। इससे क्या होगा? इससे वो खुद डेवलप हो सकते हैं। आगे बढ़ो तो एम्परर को जो है सूरज भगवान का एक तरीके से वंशज माना जाता था, महत्व दिया जाता था कि नहीं भाई हमारे राजा हैं, सूर्य देव के वंश हैं, इस हिसाब से भाव दिया जाता था। और जिस दिन उन राजा का जन्मदिन हुआ करता था उस दिन पूरा नेशनल हॉलिडे वगैरह मनाया जाता था। तो अब कुछ रिफॉर्म्स, अब कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जापान में। देखो कहानी क्या थी, जापान का माहौल समझे। अब ये जो पेरी आए, इससे एक भावना हो गई कि यार बाहर ही आ सकते हैं, हर जगह बाहरी ट्रेड के लिए आए, और ट्रेड पे आने के बाद धीरे धीरे कॉलोनी बना लिए, कब्जा कर लिए हर जगह यही ना हुआ। तो इनका डर इनके अंदर था पहले से ही। तो अब ये एक्टिंग में आ गए, पहले ये मतलब एकदम एक्शन में आ गए, समझ रहे हो ना, हरकत करने लगे और पहले ही आ गए, पहले ही अवेयर होकर के काम इन्होंने धड़ाधड़ करना स्टार्ट किया। और अब कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे नेपाल में। रिफॉर्म्स माने बदलाव, एक नेपाल, सॉरी, अरे जापान में, ठीक है ना। अब कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे आपके जापान में। अब क्या है, सबसे पहला रिफॉर्म्स होता है एजुकेशनल रिफॉर्म, क्योंकि भाई एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो एक भावना जोड़ना था। अब क्या है ना कि अगर देश अंदर से टूटा रहेगा तो बाहरी मजा ले जाता है। घर में अंदर में 2-3 भाई झगड़ा किए हो ना, तो बाहरी वाला लहका दे कि अरे तोर भाई मर्दवा तो के हैसे कहत रहा, तू कहाँ रहा, समझ रहे हो, चढ़ा देगा तो ले भैया दाएं दू बाजी बजा घरे में हो गया। कोनो कोई के मटकी से फोड़े है तो कोनो उगरे पर गगरी फोड़ देगा, घरे में बवाल चालू। लेकिन अगर पांचों के पांचों भाई हैं, चारों के चारों भाई हैं, कुल मजबूत आपस में, तब देखो सीन अलग होता है। कितनों कोई बाहरी बोले, आपस में मजबूत रहते हैं। सेम सिस्टम जापान को लगा कि बाहरी आकर के निश्चित तोड़ने का काम करेंगे, उससे पहले अंदर वालों को मजबूत कर लेते हैं। और अंदर वाले मजबूत कब होंगे? जब शिक्षित होंगे। अशिक्षित होंगे तो कोनो लहरा लगा देते हैं, कोनो लाई लगा देते हैं कि हाँ कहला सा, अरे कहला ही होई, मैं दूर आए थोड़ी ना है,
दूबा तौरी जोड़ देंगे। तो इसलिए शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब शिक्षा में बदलाव करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था। 1877 में नया स्कूल का सिस्टम लिया गया, लड़के लड़कियों के लिए कंपलसरी स्कूलिंग कर दिया गया, वेस्टर्न के मॉडल का जो है करिकुलम पूरा इंट्रोड्यूस किया गया। जापान के स्कूलों में पढ़ाई लिखाई में वेस्टर्न तरीके से जो है वहाँ पर पढ़ाई वगैरह देखी जाती थी। जो ट्यूशन फीस है उसको एकदम कम से कम रखा गया ताकि सभी लोग अफोर्ड कर पाए, सभी लोग शिक्षित हो पाए। ठीक है, आगे ये जो यहाँ पर दो चीज मेन फोकस था, एक तो पढ़ो और एक तो लॉयल रहो। नेशनहुड वाला बात फैलाया जा रहा था। सब शिक्षा का देन है गुरु। आगे देखो तो जितना भी करिकुलम एक्टिविटी हो, किताब हो, टीचर का ट्रेनिंग हो, ये सब कुछ एजुकेशन मिनिस्ट्री कंट्रोल किया करती थी। सब कुछ जैसे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, बढ़िया है स्कूल बढ़िया चलेगा, अल्ली पे पोते हुए हैं तो पूरा लिप पोत देंगे। समझ रहे हो ना? तो एजुकेशन मिनिस्टर का बढ़िया होना कितना ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ मोरल कल्चर पे भी, मोरल वैल्यू पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इन चीज़ों को भी पढ़ाया जाता था। टेक्स्ट के द्वारा जो बच्चे हैं उनको आर्ग्यू किया जाता था कि अपने माता पिता का भैया रिस्पेक्ट वगैरह करो, ठीक है, अपने देश से जो है ईमानदार रहो और बढ़िया सिटीजन बनो। ये मोरल बातें भी जो है वहाँ के चिल्ड्रन को वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ऐड करी गई। देखो महत्व क्या है, शिक्षित रहेंगे नेशनहुड बना रहेगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, शिक्षित रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और यही जापान के मॉडर्नाइजेशन का और इतना बड़ा नेशन का, तगड़ा स्ट्रांग नेशन का बनने में मदद करता है। तो सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म को आप ध्यान देंगे। आगे एजुकेशन रिफॉर्म के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी बहुत सारे होते हैं। मेन फोकस देखो रुपया पे, रेवेन्यू पे। अब रेवेन्यू होगा भाई साहब, पैसा क्यों जरूरी है? यहाँ पर हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स का बात कर रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ाने का बात कर रहे हैं। एजुकेशन कैसे सही होगा? तब ना सही होगा जब पैसा सही रहे, रेवेन्यू सही रहे, ट्रेड सही रहे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में मेन फोकस रेवेन्यू पे दिया गया, पैसा पे दिया गया। तो आमदनी होगा तभी तो लोकल स्कूल पे ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज पे ध्यान दिया जाएगा, और मिलिट्री में रिक्रूटमेंट वगैरह, आर्मी को मेंटेन करने में पैसा लगता है ना। तो इस दोनों पहलू को भी ध्यान में दिया जा रहा है, मेन फोकस पैसे पे भी दिया जा रहा है। तभी तो वो पैसे को यहाँ पर लगा करके जो है हम बढ़ेंगे। आगे कुछ शर्तें भी रखी गई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में कि जो भी 20 साल से ऊपर वाले नौजवान हैं उनको क्या करना है, मिलिट्री में एक पीरियड होता था, एक जो भी पीरियड हो, ठीक है ना, एक पीरियड, एक समय के लिए उनको जो है मिलिट्री को ज्वाइन करना होता था, मिलिट्री में सेवा देना होता था। और जापान अपना एक मॉडर्न मिलिट्री बना रही थी। देखो ये हर एक चीज, ये आपके जो वहाँ का स्लोगन है, रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। देख रहे हो ना, एजुकेशन पे फोकस दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस दिया जा रहा है। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो क्या है ना, अपने दिमाग में ध्यान से एकदम पॉइंट को जोड़ते हुए चलो। हम जापान के बारे में बात कर रहे थे, बोलो फटाक से, जापान के बारे में बात कर रहे थे। जापान में क्या क्या होता है, आइलैंड में बटा है ये सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या व्यवस्था था, शोगुन्स थे, क्या क्या था, ऐसे सोचते हुए आओ, सोचते हुए आओ, सोचते हुए आओ। फिर वहाँ पर कहानी खत्म होगी तो फिर जो पेरी आया, इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम में एकदम बदलाव हो गया। सब अवेयर हो गए कि हो सकता है हमारे ऊपर कब्जा हो जाए, तो कब्जा हो जाए तो बदलाव करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या बदलाव किया, सरकार ने ये आपका फुकोकू क्योशे का जो है नारा लगाया कि रिच जो है, रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी का जो है नारा लगाया, है ना भैया, अमीर रहेगा तभी तो काम चलेगा। फिर उसके मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सारा रिफॉर्म्स हुआ। एजुकेशन रिफॉर्म में क्या बदलाव हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या बदलाव हो रहा है, सब अपने ध्यान में लेकर के चलेंगे तब आनंद आएगा। इसको पॉज करके फटाफट से नोट करिए। आगे के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे हम लोग जो है बढ़ते हैं, नोट्स बनाते रहिएगा। बार बार आपसे ये चीज़ जो है बोला जा रहा है। तो बदलाव तो हो रहे हैं भाई, है ना, पॉलिटिकल बदलाव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखो ये जो बदलाव हो रहा है ना, इसमें धीरे धीरे अब मिलिट्री पूरी की पूरी, ब्यूरोक्रेट पूरा का पूरा जो नौकरशाह होता है वो किसके अंडर आ रहा है, आपके एम्पायर के अंडर आ जा रहा है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या बदलाव किए गए, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए। मीटिंग्स का भैया कंट्रोल, जो मतलब मीटिंग्स वगैरह होने लगा ताकि आदमी बात डिस्कस वगैरह कर सके। तगड़ी सेंसरशिप, बिना परमिशन के कुछ छापा नहीं जा सकता है। इन सब के मुद्दों के ऊपर भी ध्यान जो है दिया जाने लगा। अब आर्मी यहाँ की भाई साहब तगड़ी होते जा रही है। अब यहाँ जो आर्मी है वो और ज़्यादा टेरिटरी को, मतलब कि जापान ये है और ज़्यादा एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ। तो देखो हाई जापान है और दरिये है रसिया है और दरिये है चाइना, समझ रहे हैं ना, जापान है, दरिये रसिया भी है, दरिये चाइना भी है। तो अब यहाँ की आर्मी जो है
अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहती थी तो दो ठो झगड़ा होता है भाई, चाइना से होता है, रसिया से होता है, और दोनों में जापान जीत जाती है। तो वही स्टार्टिंग में कहें कि जापान में कुछ आने वाले डेकेड्स में, ये वही डेकेड्स हैं जहां पर जापान तरक्की कर रहा है। अभी आगे जाकर के हिरोशिमा में बम गिरेगा और फिर ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन गुरु बहुत तेजी से रिकवर होते हैं, बहुत तेजी से रिकवर होते हैं। इसी चीज का बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब जापान इकोनॉमिकली भी डेवलप हो गया, कॉलोनियल एम्पायर भी जो है अपना बिल्ड करने लगा, पैसे से भी मजबूत हो रहा है, इकोनॉमिक से भी अच्छा हो रहा है, कॉलोनियल को भी भाई मतलब अलग अलग जा करके दूसरा दूसरा चीज को कब्जा भी कर रहा है, कॉलोनीज भी बना रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम किस में देख रहे हैं, ये सब हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में देख रहे हैं कि भाई ये सब पूरा बदलाव जो है देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ें तो थोड़ा सा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे चर्चा कर लेते हैं, यानी कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है उसमें कैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखा जाए। तो फंड्स पहले बढ़ाना स्टार्ट हो गए, कहाँ से मिलते थे, एग्रीकल्चरल टैक्स से। जितनी एग्रीकल्चरल टैक्स, एग्रीकल्चर वगैरह पे टैक्स लगा करके जो हमें फंड मिलते थे उसका इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहली रेलवे लाइन जो वहां पर बिछाई गई वो टोक्यो और योकोहामा के बीच 1870 और 72, ये 2 साल के बीच में जो है पहली रेलवे लाइन वहां पर बिछाई गई। अब तो भैया बुलेट ट्रेन 300 पार है, 100 से पहुंच जाता है। देखो इंडिया में भी सीन बन रहा है। आगे देखा जाए तो टोक्यो और योकोहामा में जो है पहला रेलवे लाइन बिल्ड हुआ। फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल टैक्स से। अब मशीनों की जरूरत पड़ने लगी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, जो भी टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है जिसमें मशीनों की जरूरत पड़ने लगा। और मशीन में पता ही है इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हो चुका है, यूरोप में, वहाँ सब मशीन वगैरह का व्यवस्था हो ही गया है। तो कहाँ से आ रहा है, ये सब इंपोर्ट किया जा रहा है यूरोप से। क्या भैया, मशीन्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लगेंगी वो यूरोप से आ गई। फॉरेन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वर्क्स के लिए भाई, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जो पढ़ाने वाले टेक्निक्स हो रहे हैं उसमें भी वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए, सारी चीज़ों को भी देखने के लिए जापानीज स्टूडेंट्स को बाहर विदेशी देशों में भेजा जाता था ताकि वो वहाँ जा करके चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है ना, चीज़ों को सीख पाएँ, और सीखेंगे तभी तो बेहतर होंगे ही होंगे। साथ में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भी मॉडर्नाइज किया जाने लगा 1872 में। आगे चल करके देखेंगे ना तो गवर्नमेंट ने 2 कंपनियों को, एक कंपनी का नाम है मित्सुबिशी और दूसरे का नाम है सुमितोमा, ठीक है ना, इन दोनों कंपनियों को फंड देना स्टार्ट किया, ठीक है, थोड़ा सा सब्सिडी वगैरह मतलब मदद किया। अब भाई सरकार टैक्स में कुछ बेनिफिट, कुछ मदद कर सकती है, छूट उट कर देगी, कुछ सब्सिडी लोन वगैरह दे करके कुछ सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर देगी। तो इससे मदद किया गया 2 कंपनियों का। ये दोनों कंपनी जहाज बनाती थी, और आपको पता है ना उस समय एक जहाज का कितना ज़्यादा महत्व था भैया, पूरा इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन उसी जहाज पे है। तो गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, देख रहे हो ना कितना सपोर्टिव नेचर है सबका। अब पॉपुलेशन भी एकाएक बढ़ जाता भैया, 35 मिलियन से 55 मिलियन हो जाता 1920 के सीन में। अब क्या हुआ, क्या पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए भी सरकार ने कुछ कदम उठाए। इस पॉपुलेशन को देखते हुए भी सरकार ने कदम उठाए। क्या कदम उठाए कि गवर्नमेंट ने माइग्रेशन को इनकरेज किया कि भैया यहाँ अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो तुम तनी निकल जाओ इधर उधर। कहाँ निकल जाओ, इधर उधर निकल करके बसना स्टार्ट करो, कि अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया है तो निकलो दूसरे से जाकर के बसना स्टार्ट करो। ये वाला सीन जो है, जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होगा। अब यहाँ पर पहले लोग नॉर्दर्न आइलैंड होकाइडो में गए भैया, ये देखो तुम्हारा होकाइडो है ना, ये इधर जाकर के लोग अपना बसना उसना स्टार्ट किए। फिर जाकर के हवाई में, और जो भी नया नया कॉलोनीज बनते जा रहा है, ठीक है, जो भी नया नया कॉलोनीज आपका बनते जा रहा है जापान का, वहाँ पर जाकर के लोग बसना वगैरह स्टार्ट किए। क्यों बस रहे हैं, क्योंकि भाई पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना है। तो ये बेसिक सा सीन जो है आपको देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो बात इकोनॉमी की हो रही है, चर्चा इकोनॉमी की हो रही है कि अर्थव्यवस्था कैसा सिस्टम चल रहा है। तो देखो भाई इतना तो सिस्टम चल रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी इंडस्ट्रीज से, काम से, वर्करों से है। तो थोड़ा सा ये भी तो नज़र डालो कि जो काम चल रहा है वहाँ के वर्कर्स का कंडीशन कैसा है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हैं इनका कंडीशन कैसा है। सबसे पहले यार 7 लाख वर्कर्स थे आपके 1870 में, अब जाकर के 4 मिलियन हो गए, 40 लाख। तो वर्कर्स बढ़े भाई, ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, है ना, वर्कर बढ़ गया। आगे बात किया जाए तो उसमें से बहुत ज़्यादा वर्कर जो था
कि मोस्ट ऑफ देम वर्क इन यूनिट्स विदाउट हैविंग मशीनरी और इलेक्ट्रिक पावर। अब मशीनरी और इलेक्ट्रिक पावर का बिना वो लोग बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। आगे देखा जाए तो आधा से ज़्यादा जो वर्कर्स थे ना वो औरत हुआ करती थी, लेकिन 1886 में सबसे पहला मॉडर्न स्ट्राइक हुआ इस चीज़ को लेकर के, भाई जो भी व्यवस्था नहीं है उसके लिए लोग डिमांड वरना करना स्टार्ट किए, और जिसे फिर आगे चल करके देखेंगे कि मेन वर्कर्स का भी जो है नंबर उससे ज़्यादा देखने को फिर वो लोग भी आकर के इसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया। फैक्ट्री का साइज वगैरह बढ़ना हुआ लगा। पहले भैया 5-10 वर्कर काम करते थे एक फैक्ट्री में, अब 100 से भी अधिक जो है वर्कर्स आकर के काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री का भी प्रभाव हो रहा है। देखो क्या है ना कि जब किसी देश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग तो एक एक करके उसके हर एक क्षेत्र पे डिस्कशन होता है। उसका ज्योग्राफिक कंडीशन क्या था, खाना कैसा, व्यवहार कैसा, ठीक है, का पढ़ाई लिखाई का, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, ये सब के बारे में बात होता है। एक एक एस्पेक्ट से आप जापान को देख रहे हैं। पॉलिटिकली देखें, इकोनॉमिकली देखें कि इकोनॉमिकल में देखो क्या कंडीशन है, एजुकेशनली देख रहे हो कि एजुकेशन में कितना कितना कंडीशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे भेजा जा रहा है, इंडस्ट्रीज में वर्कर्स का क्या हाल है। अरे यार आप कैसे किसी देश का पता करेंगे, उसके हर एक क्षेत्र को जान करके ही तो ऐसे इस चैप्टर में एक एक चीज़ों पे हम थोड़ा सा नज़र डालते जाएंगे और आप जापान के बारे में और गहरा नॉलेज लेते चले जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइप हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में काम चल रहा है, तो यार जाहिर सी बात है थोड़ा सा वहाँ पर पॉल्यूशन का भी इशू देखने को मिलेगा। और वहाँ के लोग जागरूक थे, तुरंत आवाज़ उठाए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, जहरीली जो भी गैसें निकल रही हैं उसका व्यवस्था कुछ करना होगा ना, तो वहाँ के लोग आवाज़ उठाए। तो अगला टॉपिक यहाँ हमारा देखने को मिल जाता है कि थोड़ा सा जापान के ऊपर हम थोड़ा सा नज़र डाल लो कि वहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह का क्या स्थिति था। अब देखो दो चीज़ थी, तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से धड़ाधड़ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और दूसरी चीज़ की नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे कि बात किया जाए टिम्बर का, पटरा का बात करो तो देखो भैया पेड़ दनादन काटे जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों से फर्क किसके पड़ रहा है भाई, प्रकृति का डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, नेचर खराब हो रहा है ना। अब इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, उनका भी प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उनका भी प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ जंगल उंगल है वहाँ जाकर के भाई माउंटेनियस इलाका आप देख ही रही हैं, पूरा जापान जो है वो पूरा माउंटेनियस इलाका टाइप में आप देखें, बेसिक चीज़ें इधर जो है, इधर एक लास्ट में साउदर्न वाला जो पार्ट था वो भी पूरा माउंटेनियस ही टाइप में था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई नेचर डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अब इस पूरे पॉल्यूशन के खेल में सबसे पहला जो एजिटेशन है खिलाफ में खड़ा हुआ गया कब, 1897 में। 1897 में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के अगेंस्ट भैया लोग आकर के खड़ा हुए। कौन खड़ा था इसमें, किसके द्वारा ये चीज़ लॉन्च की गई थी, ये जो अगेंस्ट में प्रोटेस्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, एक थे तनाका शोजो ने पहली बार ये सब चीज़ें लॉन्च की। पहली बार प्रोटेस्ट ऐसा हुआ पॉल्यूशन के अगेंस्ट में। इन्होंने पहला प्रोटेस्ट मूवमेंट किसके खिलाफ में, ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के खिलाफ में 1897 में 800 गांव वालों के साथ अपना ये प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया। ठीक है ना, ये मतलब देखो क्या है ना, बेसिक मुद्दा बताया जा रहा है कि कैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, कैसे बात को छेड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब ये एक बेसिक ओवरव्यू था आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, कंडीशन क्या था वर्कर्स का, और पॉल्यूशन वाला बात हम थोड़ा सा किए। इसको फटाफट से आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हम साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके इसको जो है नोट कर लिया करिए। अगर भाई नहीं दिखता है, कभी कभी होता है ना कि कभी कभी छोटा लिखा जाता है, कभी कभी बड़ा लिखा जाता है, एक काम क्या करो, 1080p लगा लिया करो, ठीक है ना, उस पर लगा लेंगे तो फिर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर पॉज करके हम जब भी हटते हैं, मान लीजिए अभी हम हट गए, ठीक है, तो भी हम हट गए तो वीडियो में 1080p कर लीजिए, आप फिर स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए जो है ना, तो क्लियर आ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैनेज अपने में भाई पढ़ना है, आराम से अपने में मैनेज हम लोग करते हुए चलेंगे, इसको नोट करिए। फिर अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो थोड़ा सा आ जाता है नेशनलिज्म के बारे में, कि यहाँ पर कैसे नेशनलिज्म के प्रति एग्रेसिव नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है। आगे इस टॉपिक पे बढ़ेंगे तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की भी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसको भी फटाक से हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब क्या है कि वो लोग भी थोड़ा सा एक पार्लियामेंट बनाते हैं जिसका नाम वो लोग डाइट रखते हैं, ठीक है ना, डाइट पार्लियामेंट होता है, कुछ लिमिटेड पावर्स होती हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर वोट वगैरह दे सकते हैं। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, कुछ मिनिस्टर्स बनाए, ठीक है, लेकिन जो एम्परर था भैया वही एक तरीके का आर्मी का कमांडर हुआ करता था। आर्मी और नेवी
अपना मस्त इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हुआ करती थी, ठीक है ना, अपना मतलब एकदम बिंदास है, इंडिपेंडेंट है, ये सीन देखने को मिलता था। आगे बात किया जाए तो 1899 में पीएम ने ऑर्डर कर दिया कि खाली मिलिट्री जनरल्स और एडमिरल्स जो हैं वही खाली मिनिस्टर बन सकते हैं, मतलब ऐसा भावना चल रहा है, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को हो रही हैं ये सब चीज़ें, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें। अब जो जापान का, ठीक है, दूसरों तरफ से भाई सबका अपना अलग अलग एक भावना, अलग अलग एक बात सब रखते थे, अपना अलग अलग एक विश्वास था कि नहीं जापान को ये फॉलो कर लेना चाहिए, जापान ऐसे रहेगा। अब है ना भाई 36 लोग 36 आइडिया। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ा सा जापान के बारे में कि इसका रिलेशन दूसरों कंट्रीज से कैसा होगा, सबकी अलग अलग अपनी राय है। कोई सोचता था कि यार जापान को वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो कर लेना चाहिए, मिल जाना चाहिए उसमें, इधर एशिया में कुछ नहीं है। लेकिन कोई दूसरे जगह बोलता था नहीं यार, अपने देश का खुद का एक व्यक्तित्व तो होना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग मानवता यहाँ पर जो है रखने को देखते हैं। अब जैसे कि इधर अगर हम बात करें तो देखो एक लोग यहाँ पर आ जाते हैं, अगर आप देखें तो इनका नाम है फुकाजावा युकीशी, ऐसे करके इनका नाम है फुकाजावा युकीशी। इन्होंने क्या कहा है कि इनका एक अपना अपना खुद का अवधारण था कि ये जो है ना एशिया से एक तरीके से रिलेट किया जाए, मतलब एशिया में देखो ये लोग हैं, अब इसको क्या करना, वेस्ट उधर में जाकर के थोड़ा सा रिलेट हो, ये एशिया वगैरह में ऐसा कुछ नहीं रखा है, वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करें, बेसिकली उनका भाव था क्या। अब इन लोग का भाई बहुत लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं अपना जापान एक ऐसा आइसोलेटेड टाइप का है, इसको जाकर के वेस्टर्न में जुड़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उनके कल्चर में मिलना चाहिए, ऐसा भाव कोई प्रकट कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि आगे वाली जो अगली जनरेशन है उसने ये टोटल चीज़ जो एक्सेप्टेंस था कि वेस्टर्न आइडियाज़ को हम मानेंगे, उनकी बातों को हम मानेंगे, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, इस सब को एकदम तगड़ा तरीके से अपोज किया, बोला कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। इसके जगह पर हम क्या करेंगे, हम खुद का अपना अपना भाई नेशनल प्राइड के लिए जो जो स्वाभिमान बनेगा, जो एक नेशन का गर्वान्वित वाला बात बनेगा, जैसे हम लोग इंडिया में बात करते हैं, यहाँ के कल्चर से हम एकदम रहते हैं कि नहीं भाई गर्व से हैं गर्व से कहते हैं, ये सब बात हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं, एकदम प्राउड टाइप का है कि नहीं भाई हमारा कल्चर है, गजब का कल्चर है ना, प्राउड हो करके कहते हैं। तो ये उनका भी ये मानना था कि कहीं का भी अगर कोई कल्चर वगैरह है तो उसके खुद के जो उसकी खुद की जो वैल्यूज़ हैं, उसकी खुद की जो स्पेशली वैल्यूज़ हैं, कल्चर हैं, उस पर यह चीज़ माना जाता है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक लोग आते हैं जिनका नाम है मियाके ससुरे करके इनका नाम है, ठीक है, मियाके ससुरे। इसके बाद यहाँ पर ये क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि जो भी एक नेशन है, ठीक है, नेशन मस्ट डेवलप इट्स स्पेशल टैलेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। देखो यार ये जो आपके अलग अलग व्यक्तित्व अलग अलग नज़रिया रख रहे हैं, यहाँ पर वही चीज़ें हमें दर्शाई जाती हैं कि क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो जो हमारे मियाके ससुरे जी हैं, इनका क्या कहना है कि भाई एक नेशन को ना खुद का अपना एक आइडेंटिटी होना चाहिए, एक नेशन है उसका खुद का अपना एक पहचान होना चाहिए, उसके खुद की एक जो स्पेशल टैलेंट के ऊपर, जो स्पेशल इंटरेस्ट के ऊपर जो है पूरे जब बात पूरे विश्व की सभ्यताएं की हो, तो हम कहीं कहीं सभ्यता का बात करते हैं तो यहाँ से भी कुछ स्पेशल चीज़ निकल करके आनी चाहिए। तो सबका जो है अपना एक अलग अलग वहाँ पर कहना था। अब कुछ लोग थे जो कि वेस्टर्न लिबरलिज्म को थोड़ा सा अट्रैक्टेड हुए करते थे, जो कि चाहते थे कि भाई हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल हो, एक डेमोक्रेटिक कंडीशन हो मिलिट्री के जगह पर। देखो बहुत लोग सुन तो रहे हैं, जान रहे हैं वेस्टर्न चीज़ों के बारे में, तो वहाँ से अट्रैक्ट हो जा रहे हैं कि नहीं भाई ये सिस्टम बढ़िया है, यहाँ पर ये हुआ तो इससे ये सीख ले, इससे ये चीज़ें कर ले, तो बहुत लोग अट्रैक्टेड भी हुआ करते थे। तो अब देखो क्या है सीन, ये चीज़ें क्या कह रही हैं कि कुछ लोग का माना होता है कि वेस्टर्न चीज़ों को अपनाओ, कुछ लोग का माना होता है नहीं भाई अपने खुद की व्यक्तित्व बनाओ। ऐसा क्या है, भावना है सब लोगों के मन का जो यहाँ पर बात किया जाता है। और आगे बढ़े, अगर हम लोग जापान की डेली लाइफ का बात करें कि जापान में सबका जो है दिन किस हिसाब से बीत रहा है, तो देखो ये जितने भी बदलाव हो रहे हैं उसका प्रभाव सबके डेली लाइफ पे चौचक पड़ा ही है ना, सबके डेली लाइफ पे जो है पड़ा ही है। वहाँ पर बेसिक एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, मम्मी पापा सब लोग एक संगे रहते थे, पापा जो है वो प्रधान, जो काम है वही सब पिताजी के ऑर्डर पे होगा, ठीक है, ये सब जो है फैमिली सिस्टम का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नए नए डिमांड्स, नए तरीके के डोमेस्टिक गुड्स, हाउसेज, फैमिली एंटरटेनमेंट, ये सब वगैरह वगैरह जैसे उभरते हुए देखने को मिलते हैं। और आगे चल करके आप देखेंगे कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज आती हैं जो कि एकदम सस्ते रेट पे, सस्ते डाउन पेमेंट पे जो है घर प्रोवाइड करा देती थी। अब जैसे 12 येन मान लो कि उस समय के एक आम तौर पर अगर हम बात करें
कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसका 40 येन जो है वहाँ पर, येन जो वहाँ की करेंसी, ठीक है ना, येन पे वहाँ का 40 येन आराम से कमा लेता है। तो 12 येन प्रति महीना पे उसको इंटरेस्ट देना था और 200 येन पे एक बार भैया डाउन पेमेंट करके वो जो है घर वगैरह अपना बना सकता था। तो ये सब सीन जो है बेसिकली एक डेली लाइफ का ऐसा सिस्टम चल रहा है, वो हम जापान का बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो 40 येन तक भैया एक महीने में जो है कमा लेता था। ये सारा सीन आगे चल करके देखेंगे तो अब कहीं ना कहीं जापान थोड़ा सा एक्सपेंड करने के चक्कर में, कॉलोनीज बनाने के चक्कर में ये सब सीन में अब घुस रहा है। और इसी बीच में क्या हो जाता है कि जापान अपना एम्पायर को बढ़ाने के लिए दूसरों से वार करने लगा, है ना। इसी में चाइना से वॉर हुआ, ठीक है, रसिया से भी वॉर हुआ। आगे चल करके ऐसे देखेंगे और भी बहुत दूसरे पार्ट्स हैं जो कि एशिया से अलग अलग जगह पर जो है झगड़ा उगड़ा होता है। अब क्या है, एक ऐसा वार और हो जाता है जो कि इसको पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुसा देता है। क्या होता है कि ये लोग पियर्ल हार्बर पर अटैक कर देते हैं और उसके बाद पूरा देश जानता है कि क्या हुआ, है ना। हिरोशिमा नागासाकी पे भैया वो जो बम आकर के गिरा, उसके बाद कितना प्रभाव पूरा इन्वायरमेंट पे, कितना प्रभाव आगे चल करके लड़के पैदा हुआ करते थे तो भाई साहब उस पर भी इफेक्ट देखने को मिलता था, है ना। मतलब एक बेसिक पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया था पूरा वहाँ का। ये सारी चीज़ें पे हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात किया जाए तो निशितनी केजी नाम के कुछ फिलोसफर हैं, इनका क्या कहना है, ये कह रहे हैं कि देखो यार, अगर एक हम मॉडर्न स्टेट का बात करें, एक हम मॉडर्न यूनिटी का बात करें, एक मॉडर्न नेशन का बात करें, तो वो कुछ 3 चीज़ों को भी ध्यान में रखो। क्या क्या 3 चीज़ें हैं जो उधर रेनेजेंस हुआ, याद है ना, रेनेजेंस पुनर्जागरण, ये चीज़ें हो रही हैं, इसको कंसिडर करो। रिफॉर्म्स को कंसिडर करो, जो भी बदलाव हो रहे हैं, और नेचुरल साइंसेस के जो राइज हो रहा है इस चीज़ को कंसिडर करो। तब कंसिडर करोगे तब एक नेशन स्टेट बनेगा, एक मॉडर्न स्टेट बनेगा। इनका खुद का अपना एक अलग व्यू है मॉडर्नाइजेशन को लेकर के, सबका अपना अलग अलग व्यू है जो है कि मॉडर्नाइजेशन को लेकर के। अब देखो यार, अटैक वगैरह तो हो गया, है ना, अटैक वगैरह तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अटैक वगैरह तो हो गया भाई, वहाँ पर किए, वो लोग भी छिड़े, उधर से भी भाई बम ड्रॉप हुआ, कंडीशन बिगड़ गया। लेकिन खास बात क्या थी यहाँ पर कि एक इन लोगों के साथ एक समझ लो कि एक पूरा चमत्कार टाइप का है, गजब तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन फिर से ग्रो करते हैं, है ना। अब कहीं कुछ हो जाए तो लोग उभरने में इतना समय लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी जो री इमरजेंस ऑफ जापान होता है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के साथ फिर से देखने को मिलता है। मतलब हिरोशिमा नागासाकी वाला जो अटैक है वो हो चुका, ठीक है ना। वहाँ से अभी हम आगे आएंगे, जो यूएस के एलाइज हैं वो अटैक करते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद कैसा मस्त ये जो है स्पीड में ग्रो होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। बेसिक बातें थोड़ा सा हमको बस ध्यान में रखना है, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब अटैक वगैरह तो हो गया है ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो कांड हुआ, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ, इसके बाद जापान कैसे तगड़े तरीके से फिर से इमर्ज करेगा, कैसे अपने आप को भैया एकदम वापस लाता है, ये सारी चीज़ों पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यार, जापान हारा गया, किससे हारा गया, एलाइड फोर्सेस से, यूएसए की, है ना। अब इसके बाद भाई इनका जो अटेम्प्ट था ना कॉलोनीज बनाने का, सबसे पहले तो वो खत्म हो गया। आगे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब लेड हुआ, इसके वजह से ये पूरा डिमेटरलाइज्ड हो गया सारा सिस्टम। अब जा करके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है यूएस लेड ऑक्यूपेशन के तहत 1945 से 47 के बीच में। अब आगे हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है धीरे धीरे रिवाइव हुई। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसमें कोई जो है ना 1946 में आपका इलेक्शन वगैरह हेल्ड किया गया, ठीक है। जो वोट देने का राइट है वो वुमेन को भी ग्रांटेड था, ये सारी चीज़ें थी। और इसमें जो एक स्पेशल बात ये कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 में यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अब कोई वॉर वगैरह नहीं होगा। और यही सारी चीज़ें एक तरीके से आपको देखने को मिलती है कि पोस्ट वॉर मिरेकल हो जाता है एक तरीके से, कि अब ये होने वाला है। एक जो है फिर एक चमत्कार के तरीके से इतना हादसा होने के बाद भी जो जापान की इकोनॉमी है वो थोड़ा सा ग्रोथ करेगी तगड़े तरीके से, है ना। इस चीज़ पे भी हम बात कर लेते हैं। अब ये हादसा हुआ, ठीक है भाई, अब ये लोग कैसे आते हैं, कैसे उभरते हैं, जापान की इकोनॉमी के बारे में, ये कैसे रीबिल्ड होती है, इस पर थोड़ा सा बात कर लीजिए। अब देखिए, इन लोग के हारने के बाद इकोनॉमी को रैपिडली रीबिल्ड किया गया, ठीक है ना, दोबारा तुरंत बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा डेमोक्रेसी से एक तरीके का पूरा सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर दिया गया वॉर के बाद। आगे चल करके देखेंगे तो जो कोरिया और वियतनामीज
वार के बाद जो डिमांड क्रिएट हुआ था उसके वजह से भी इसकी इकोनॉमी को, यहाँ के अर्थव्यवस्था को काफ़ी जो है सपोर्ट मिला, काफ़ी मदद मिला। अब धीरे धीरे करके सबको प्रूव इन्होंने सारी चीज़ें कब कर दी, जब आगे 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया और एक पूरा सिंबल दे दिया गया कि जापानीज के ग्रोथ को, कि जापान ग्रो कर रहा है। ये पूरा सिस्टम किसको दर्शा दिया गया चट से, आपके ये टोक्यो जो हुआ पूरे विश्व में एक संदेश गया कि नहीं भाई अब जापान जो है डेवलप कर रही है। आगे बात करें तो 1964 में धीरे धीरे आगे चल करके देखेंगे कि जो स्पीड बुलेट ट्रेन्स हैं वो स्टार्ट हो गई। ये सब चीज़ से क्या हो रहा है, जापान की एबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजीज के दम पे बढ़िया और चीपर गुड्स को प्रोवाइड कर रही है, और ऐसे ही इसकी इकोनॉमिक जो है डेवलप होना स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंटल इशूज़ भी थे जिस पर थोड़ा सा नज़र डाल दिया जाए। इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या थे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, उसका प्रभाव थोड़ा सा हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, इस सब पे रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब इसकी वजह से थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे कि सिविल सोसाइटी मूवमेंट 1970 में होने लगता है। यहाँ पर कुछ बीमारियाँ एक तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, कैडमियम पॉइजनिंग टाइप चीज़ें होने लगती हैं, पेनफुल डिसीज़ का ये सब फैलने लगता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से भी, है ना, 1970 के स्टार्टिंग के दौरान में ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे चल करके बात करेंगे तो भैया ये सब प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रेशर ग्रुप्स जो है, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो अपना आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे, है ना, कि ये सब प्रॉब्लम्स है। और कंपनसेशन का भी जो है डिमांड रखते थे, जो कि काफ़ी लोग जो है कि मर भी गए थे तो उन पर कंपनसेशन का भी बात रखते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी लोग आवाज़ भी उठाते हैं। अब ये सब सिस्टम को देखते हुए ये सारे कंडीशंस को जो है इम्प्रूव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्शन लिए, काफ़ी सारे नए नियम कानून लगाए, जिसकी वजह से सारा सिस्टम फिर से रिबिल्ड हुआ। अब जापान ने अपने एनवायरनमेंट का अगर बात किया जाए तो जापान ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट वगैरह के रूल्स जो है यहाँ पर लगाते हैं, जिससे कि परफेक्टली वहाँ का सिस्टम मजबूत होने लगता है। तो देखो यार, ये सब बेसिक बात हम किए थे जापान के बारे में, है ना, शुरू से लेकर के सारा सिस्टम जापान में क्या कैसे हुआ, वॉर के बाद ये लोग कैसे रिकवर किए, ये सारा सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब आज के समय में अगर हम बात करें तो जापान मस्त एक डेवलप्ड कंट्री है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इसके सारे कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है, मतलब ये आज के डेट में भी चैलेंजिंग है, हर एक क्षेत्र से सारे देशों को है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपना पोजीशन पूरे वर्ल्ड में मेंटेन करने के लिए, है ना, ये सारी चीज़ों का चैलेंजेस ये फेस कर रही है, लड़ रही है, डेवलप जो है सारी चीज़ें वहाँ पर हो चुकी हैं, तब जा कर के आज आप देखते हैं। और ये था पूरा का पूरा आपके पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन का, कैसे क्या हुआ जापान के बारे में आप देखें। अब यहाँ तक आप आ गए हैं, ठीक है ना। देखिए, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में एक तरीके का डिवाइड किया है। अभी हम लोग बात कर लेंगे इसका, टोटली हम जापान के बारे में बात कर लिए। अब बच जाता है चाइना के बारे में। अगर इसे एक साथ करते तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो इसी को यहाँ से सेकंड पार्ट में बांट दे रहे हैं। और हालांकि जब आप यहाँ तक आ गए हैं यार, तो फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दबा के दूसरे वीडियो पे जाना है बस, है ना, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नोट्स आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो नोट्स वगैरह को भी डाउनलोड कर लीजिए और प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट कर लीजिए। बाकी अपना तैयारी करते रहिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियोज़ में। अगला वीडियो जो होगा हमारा पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट। देखो भाई, चाइना का बात होगा, चाइना खत्म कर दिया जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा वो ताइवान वगैरह का भी थोड़ा सा केस है, उसको भी खत्म कर देंगे, तो आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। हमको साइड में हट रहा है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए सब लोग, है ना, इस नोट्स बना लीजिए भैया इसको नोट कर लीजिए, फिर नोट करने के बाद जो है पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियोज़ में। हाँ, नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा। और आपकी रही बात दूसरे सब्जेक्ट्स का भी, तो उसका भी व्यवस्था आपका जल्दी होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, है ना, सब परीक्षा से पहले मस्त से हो जाएगा। तो मुलाकात होगा आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।